नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी आस्था के आयाम। गैस पर चाय चढ़ाते हुए सोच ही रही थी कि आज मेरे लक्ष्मण जी को भैया भाभी की याद कैसे आ गई। नहीं तो 6-6 महीने इधर का रुख नहीं करते। हारी बीमारी में बुलाते भी हैं तो 100-100 एहसान जता कर आते हैं। आज अचानक क्या हो गया। तभी विभा भीतर आई। जिज्जी क्या हो रहा है? जिज्जी अब तुम कितने दिन तक चूल्हे में खटती रहोगी? जल्दी से एक बहू ले आओ। तुम्हारे बेटे को कोई पसंद तो आए। तो क्या अभी कहीं बात पक्की नहीं हुई है? उसने आंखें सिकोड़कर पूछा। बात पक्की होती तो तुम्हें पता नहीं चलता। वह सोच में पड़ गई। मैं जानती थी अपनी उत्सुकता को वह अधिक समय तक दबा नहीं पाएगी। बोल ही पड़ी। मैंने तो सुना था कि शंकर बाग वाले प्रसाद जी के यहाँ आपने हाँ कर दी है। हाँ, मैंने उदासीन भाव से कहा। धीरू को वह लड़की ठीक लगी है। बस तो बात पक्की ही तो हुई जीजी। लड़के की पसंद ही तो आखिरी शर्त थी। दान दहेज तो आपने कुछ लेना नहीं है। इस विषय को वहीं समाप्त करने के लिए मैंने उसे चाय की ट्रे पकड़ाई और कहा, चल बाहर चल, मैं नाश्ते की प्लेटें लेकर आती हूँ। बाहर आकर पता चला जिस विषय को मैंने समाप्त करना चाहा था वह तो बैठक में भी चल रहा है। मुझे देखते ही श्रीमान जी बोले, ये नरेश देखो क्या कह रहा है। भाभी इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, आपको यही हाँ करनी थी। हमारे ही हाँ करने की बात होती तो हम साल भर पहले धीरेन्द्र की शादी कर चुके होते। बात तो उसकी हाँ पर अटकी थी, उसने हाँ कर दी। उसे क्या अकल है भाभी, वह तो बच्चा है। लड़की देखने से पहले आपको सब अता पता कर लेना चाहिए था। बताइए, लड़की के पिता के बारे में आप क्या जानते हैं? वो शायद यूपी में कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। प्रसाद जी ने तो यही बताया था। ये बोले, आपसे कभी मुलाकात हुई? हो जाएगी, अभी तो बात शुरू ही हुई है। नहीं होगी भाभी, मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि पिछले 10-12 साल से उनके संबंध टूट चुके हैं। यह उनकी आपस की बात है, हमें क्या करना है? कमाल करती हो, ये चिल्लाए। करना कैसे नहीं है? अगर वो जिंदा ही नहीं होते तो और बात थी, पर अगर वो हैं तो हमें उनसे सरोकार है। चाहिए तो यह था कि प्रसाद जी पहले ही सारी बातें खोल कर कह देते। वो क्या पागल हैं भैया? पहले उन्होंने आपको इम्प्रेस किया, फिर लड़के को बस में किया, अब धीरे से अपनी बात कह देंगे और ऐसे वक्त कहेंगे जब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इतना बेवकूफ भी नहीं हूं मैं, इन्होंने झल्लाकर कहा। आग लगाकर वे दोनों तो अपनी राह चले गए। हम दोनों बैठकर अपने में उफनते रहे। मुझे उन लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा था, बस यही कहने के लिए इतनी दूर आए थे। सच तो यह है कि विभा जल गई होगी। अपने रूप पर बड़ा नाज था उसे। उससे बढ़कर कोई इस घर में आए यह वह कैसे बर्दाश्त कर पाती, पर ये मुझी पर बिगड़ रहे थे। पागलों की सी बातें मत करो। क्या सिर्फ इसलिए इतना सारा पेट्रोल फूंक कर वे यहाँ तक आए थे? वे क्या हमारे दुश्मन हैं? नरेश सच कह रहा था। यह वाकई प्रसाद जी की चाल थी। वे पहले हमें इतना अभिभूत कर देना चाहते हैं कि हम उनके बहनोई के बारे में भूल ही जाएं। वैसे यह बात बिल्कुल झूठ भी नहीं थी। हम लोग सचमुच लड़की के मामा से रौब खा गए थे। वे 10 बार गाड़ी लेकर हमारे दरवाजे आए थे। अच्छा हुआ जो लड़की देखने भी हम उन्हीं की गाड़ी में गए। स्कूटर पर तो वहां जाते शर्म ही आती। उनका बंगला और उनकी शान शौकत देखकर एक हीन बोध सा जागा था, पर मन को यही तसल्ली दी थी कि लड़की उनकी अपनी बेटी नहीं भांजी है और उसकी माँ भी कॉलेज की लेक्चरार भर है। उसके पिता की बात तो उस समय मन में आई ही नहीं। लड़की को देखने के बाद तो मन के सारे विकल्प घुल गए। डॉक्टर लड़की की चाह में आधे रिश्ते तो वैसे ही निरस्त हो जाते थे। जो बचते थे उनमें मनचाही लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर कौमुदी को देखा तो हम भी ठगे से रह गए। धीरेन्द्र अगर मोहित न होता तो आश्चर्य था। मैंने तो सपने बुनना भी शुरू कर दिया था, पर नरेश और विभा आकर सब गुड़गोबर कर गए। वैसे तो शायद ये इस बात को इतना तूल भी न देते, पर उन्हें शिकायत थी तो यही कि उनके साथ धोखा हुआ है। जैसा कि मुझे डर था, धीरू तो सारी बात सुनते ही उबल पड़ा। मम्मी, हमें शादी लड़की से करनी है न कि उसके बाप से। आप लोग तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। देखो बेटा, शादी में तो सब कुछ देखा जाता है। माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि ननिहाल तक की खोज खबर ली जाती है। और तुम्हारे चाचा कह रहे थे, वे होते कौन है बीच में बोलने वाले? वे तुम्हारे सगे चाचा हैं।
इन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। ठीक है, पर पापा, क्या आज तक चाचा जी ने तलाक का नाम नहीं सुना था? क्या तलाकशुदा माँ बाप के बच्चों की शादी नहीं होती? होती होगी, पर क्या उस पुण्य कार्य के लिए हम ही रह गए हैं? देखो बेटा, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। तलाक शब्द चाहे जितना जाना पहचाना हो, पर यह केवल एक शब्द नहीं है। एक प्रक्रिया है, एक स्थिति है, जो अभी उतनी आम नहीं है। इसके साथ 100 प्रश्न जुड़े होते हैं। तलाक क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, उनका मानसिक संतुलन कैसा रहा, आर्थिक स्थिति पर क्या दबाव पड़ा। कल को शादी के मंडप में पिता नहीं होंगे तो ये सारी बातें उठेंगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। हम तो किसी तरह निपट भी लेंगे, पर तुम दोस्तों के सामने आंख नहीं उठा पाओगे। शादी व्यक्तिगत होते हुए भी एक सामाजिक घटना है बेटे। इसमें तुम न समाज को नजरअंदाज कर सकते हो, न परिवार को। पापा के लंबे चौड़े भाषण से धीरू सहम गया। बड़े ही दयनीय स्वर में उसने पूछा, तो इसका मतलब है इतनी सी बात के लिए आप यह रिश्ता नकार देंगे? यह इतनी सी बात नहीं है बेटे। बेचारा लड़का, उसका मुंह इतना सा निकल आया था। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। सुनिए, मैंने उमकते हुए कहा, एक काम करते हैं, उनसे कहेंगे कि आपके जो भी झगड़े हों घर में रहने दें। बस शादी भर के लिए उन्हें बुला लें, सबका मुंह बंद हो जाएगा। कहने भर से ही वे आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? बेटी की शादी देखने का चाव तो हर बाप को होता है। तुम भी बस एक ही हो। हिंदी पिक्चरें देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब इस बात का कोई क्या जवाब दे। इन्होंने तो एक तरह से बात खत्म ही कर दी थी, पर मैंने हार नहीं मानी। चुपचाप उन लोगों को फोन कर दिया कि आकर मिल लें। वे लोग भी जैसे हमारे निमंत्रण की बाट ही जो रहे थे। दूसरे ही दिन दोनों भाई बहन आ पहुंचे। इन्होंने ढंग से नमस्ते का जवाब भी नहीं दिया। उन पर तो थोड़ी नाराजगी थी ही, असली गुस्सा मुझ पर था। मैंने उन्हें भनक भी नहीं लगने दी थी, इसलिए इस अप्रत्याशित भेंट वार्ता के लिए वे तैयारी नहीं कर पाए थे। उन लोगों ने समझा कि अब हम लड़के वाले हो गए हैं, इसलिए लटके झटके दिखा रहे हैं। फौरन उन्होंने उस सामान की फेहरिस्त भी निकाली जो वे लड़की को देने जा रहे थे। फिर उन्होंने जनवासे की बुकिंग के बारे में बताया, रिसेप्शन का मेन्यू पढ़कर सुनाया। फिर बताया कि बारात के लिए 4 घोड़ों की शानदार बग्गी वे तय कर आए हैं। वैसे धीरेन्द्र जी अगर कार में आना पसंद करते हो तो वह इंतजाम भी हो जाएगा। अपने उत्साह में वे शायद भूल ही गए कि लड़के को मंडप तक पहुंचाने की व्यवस्था का दायित्व हम पर है। उन्हें तो यह बात भी बड़ी देर में समझ में आई कि इतनी देर से हमने उनकी एक बात का भी जवाब नहीं दिया था। वे लोग थोड़ा सहम गए। फिर कौमुदी की माँ धीरे से बोली, यह तो खैर मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार एक रफ एस्टीमेट बनाया है। वैसे आपकी जो भी मर्जी हो बता दें। एक ही लड़की है मेरी, उसी के लिए कमा रही हूँ। आप कहकर तो देखिए, आपकी कोई बात खाली नहीं जाएगी। इतनी देर बाद उन्होंने मुंह खोला। बोले, अब आपसे क्या कहें। कौमुदी के पापा अगर बातचीत करने आते तो कुछ कहते भी। वे दोनों एकदम सकपका गए। फिर मामा जी बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, हमने शायद आपको बताया नहीं, सुमन और कुमार, दे आर लीगली सेपरेट लॉन्ग बैक। तो क्या बेटी की शादी में भी नहीं आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर कन्यादान कौन करेगा? भैया करेंगे, कौमुदी की माँ तपाक से बोली। आज तक उन्होंने ही तो सब कुछ किया है। कन्यादान का अधिकार भी उन्हीं का है। कुछ पल शांति रही। मैंने उनकी ओर देखा। वहां अस्वीकृति साफ झलक रही थी। फिर मैंने कमान संभाली। देखो बहन, जैसे आपकी एक लड़की है, मेरा भी एक ही लड़का है। लड़कियों की शादी से फारिग हो चुकी हूँ। अब घर में जो कुछ है इसी का है। इसलिए आप अपनी लड़की को अपनी मर्जी से जो कुछ देना चाहें दे दें। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारी बस एक ही इच्छा है, इसे चाहे हमारी मांग कह लीजिए या शर्त। हम यह चाहते हैं कि लड़की के पिता शादी में जरूर आए, नाते रिश्तेदारों को उंगली उठाने का मौका न मिले। यह आपकी बेटी के हक में भी अच्छा होगा। घर की बात घर में ही रह जाएगी। वे कुछ कहने को हुई तो मामा जी ने उन्हें रोक दिया और बोले, बस इतनी सी बात है ना, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे, आप इत्मीनान रखिए। यह आश्वासन उन्होंने इतनी फुर्ती से दिया कि उसकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई। ये एकदम चौकन्ने हो उठे और कहा, बल्कि मैं तो सोचता हूँ आप सगाई में ही बुलवा लें तो अच्छा रहेगा। शादी में तो बस भागम भाग मची रहती है, परिचय नहीं हो पाता, फॉर्मेलिटी होती है। इस बार भी उन्होंने कहा, जी हम कोशिश करेंगे, पर उत्तर में वह तत्परता नहीं थी।
इस भेंट वार्ता से सुपुत्र को अवगत कराना मैंने जरूरी नहीं समझा, सो इसे गुप्त ही रखा। रसोई से फुर्सत होकर जरा लेटी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान, कहीं पड़ोस की गुप्ताइन न हो। उन्हें तो समय असमय का ध्यान ही नहीं रहता। धीरू खाना खाने आता है तो उन्हें देखकर ही उसकी भूख गायब हो जाती है। दरवाजा खोला तो चकित रह गई। एक क्षण भर तो पहचान ही नहीं पाई। इससे पहले एक दो बार जब भी उसे देखा, साड़ी में दबी ढकी ही देखा। सलवार सूट और खुले बालों में वह एकदम अलग ही लग रही थी। आओ, मैंने उसे भीतर लेते हुए कहा। कॉलेज से आ रही हो? जी नहीं, हॉस्पिटल से। मेरी इंटर्नशिप चल रही है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सच तो यह था कि अंदाजा लगा रही थी कि वह अचानक क्यों आई है। ईमानदारी की बात तो यह है कि इसका इस तरह से आना अच्छा भी नहीं लगा। शायद धीरू ने बुलाया हो, पर बुलाने से पहले मुझसे पूछना तो था। बता ही देता तो जरा घर ठीक ठाक करके रखती, खुद भी जरा ढंग की साड़ी पहन लेती। यह लड़की भी तो ऐसे ही सिलबिल्ली सी चली आई है। कुछ समझ में ही नहीं आया तो मैंने क्लिनिक में फोन लगा दिया। धीरू, कौमुदी आई है। क्या? उसके स्वर में आश्चर्य था। तू घर आ रहा है ना? डोंट वरी मॉम, जस्ट कमिंग। उसने मेरे स्वर की व्यग्रता को पकड़ लिया। समझ गया होगा कि मम्मी के हाथ पांव फूल गए होंगे। फोन रखकर मैं पानी लेने चली गई। पानी देने के बाद पूछा, चाय पियोगी? नहीं आंटी, अब घर जाकर खाना ही खाऊंगी। तो यहीं खा लो ना, सब तैयार है। बस खाने वालों का ही इंतजार है। आज रहने दें, आज माँ घर पर है, इंतजार करेंगी। माँ ऑफिस नहीं गई? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखती रही। धीरू बस अभी आता ही होगा, मैंने कहा और उठकर दरवाजा खोल दिया, जैसे वह आ ही गया हो। दरअसल मैं अपना असमंजस छुपाने का प्रयास कर रही थी। आप बैठिए आंटी, उसने कहा तो मुझे आकर बैठना ही पड़ा। शरबत लोगी? आप परेशान न हो, मैं कुछ नहीं लूंगी, बस आपके 5 मिनट लूंगी। आपने नाहक धीरेन्द्र जी को फोन किया। मैं दरअसल आप ही से मिलने आई थी। मुझसे? हाँ, और माँ से छिपकर आई हूँ। आपकी शर्त के बारे में सुना था। वर पक्ष तो अपनी शर्तें मनवा ही लेता है। आपकी शर्त भी मान ली गई है। कल ही मामा रिजर्वेशन करा आए हैं। आज रात को माँ उनके साथ गोरखपुर जा रही हैं। माँ के मन में क्या है यह मैं नहीं जानती, पर मामा का कहना है कि इतनी सी बात के लिए इतना अच्छा रिश्ता छोड़ देना ठीक नहीं है। पर आंटी जी, यह इतनी सी बात नहीं है, और इसलिए आपकी शर्त मुझे मंजूर नहीं है। मैं सन्न रह गई। आप तो सारा इतिहास नहीं जानती, आप तो केवल लोकाचार जानती हैं। आप तो यह मानती हैं कि बेटी के बाप का शादी में होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको यह कहाँ मालूम है कि इसी बाप ने हम दोनों माँ बेटी को आधी रात घर से निकाल दिया था। वह रात हमने पड़ोसियों के यहाँ बिताई थी। उन्हीं लोगों ने टिकट का बंदोबस्त करके हमें गाड़ी पर चढ़ाया था। नशे में धुत पिता की वह तस्वीर मेरी स्मृति में है, और उस तस्वीर में मेरी रत्ती भर भी आस्था नहीं है। घर से निकाल क्यों दिया था? मैंने बड़े संकोच के साथ पूछ ही लिया। आप तो जानती हैं, दौलत के साथ सवाब जुड़ जाते हैं। ऊपर से अफसरी भी थी। माँ बेचारी चुपचाप सब सहन करती रही। सहन करना तो हमें घुट्टी में ही पिलाया जाता है ना। लेकिन जब वह रासलीला घर में ही शुरू हो गई तो माँ के लिए सब्र करना कठिन हो गया। माँ ने पापा को फटकारा कि मेरा न सही अपनी बेटी का तो ख्याल करो। वह भी अब सब कुछ समझने बूझने लगी है। बस माँ का इसी गुस्ताखी पर उसे देश निकाला दे दिया गया। पिछले 14 वर्षों से माँ यह वनवास भोग रही हैं। अच्छे बुरे सभी तरह के दिन हमने काटे, पर माँ ने पापा के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, और न उन्होंने कभी हमारी खोज खबर ली। आज पहली बार माँ उनके दरवाजे पर जा रही हैं। इसके बावजूद वो आएंगे या नहीं मैं नहीं जानती, पर उनका अहंकार जरूर तुष्ट होगा। जिस आत्मसम्मान के साथ माँ इतने दिनों तक तनकर खड़ी थी वह टूट जाएगा। इसके बाद जिएंगी कैसे? मैं अपने स्वार्थ के लिए उन्हें अपमानित नहीं कर सकती। जिस दिलेरी से उन्होंने मुझे पाला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती, इसलिए दाद भी नहीं दे पाएंगी। पर मैं तो उसकी अपेक्षा नहीं कर सकती ना। मैं चुप थी, क्या बोलती। अच्छा आंटी, वह उठ खड़ी हुई। बस यही कहने आई थी कि अगर माँ मेरे अभिभावक के रूप में आपको ग्राह्य नहीं है तो मुझे भी यह रिश्ता मंजूर नहीं है। शादी को लेकर वैसे भी मन में कोई सुंदर कल्पना नहीं है, पर इस कीमत में तो वह बहुत ही महंगी है। उसके साथ मैं भी दरवाजे की ओर मुड़ी तो देखा, वहां पता नहीं कब से धीरू खड़ा है। कौमुदी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और दनादन सीढ़ियां उतर गई।
वह ठगा सा, अभिभूत सा उसे देखता रह गया। धीरू, मैंने हौले से उसका कंधा छूकर कहा। सोच लो बेटे, इतना तेज तुम सह सकोगे? इतना दर्द तुम झेल लोगे? कह नहीं सकता मम्मी, वह गंभीर स्वर में बोला। बस इतना जानता हूं कि एक गैर जिम्मेदार आदमी की गलतियों की सजा इस स्वाभिमानी लड़की को भुगतनी पड़ी तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी आस्था के आयाम। मिलती हूँ किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।